Hello friends, my name is Anjali Singla and today we will be discussing a very important topic जो हमारी क्लास 12th का फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको शॉर्ट में EMI भी बोलते हैं, EMI। ये वो EMI नहीं है जो हम लोग अपने कार्स या घर के लोन वगैरह के लिए देते हैं, दैट इज़ नॉट दैट EMI। EMI ये जो है हमारा एक बहुत एक यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था या फिर डिस्कवर किया था। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल, क्या कहता है, क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और EMI क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ऑफ करंट by varying the magnetic fields। मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स को वेरी करके हम करंट को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो मूविंग चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय मूविंग चार्जेस। तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो मूविंग चार्जेस है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में हमने स्टडी की थी ये चीज़। ठीक है, हम दोनों चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और मैग्नेटिज्म में हमने स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में ये भी स्टडी किया था कि कैसे जो है मूविंग चार्जेस से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑरेस्ट नाम के हमारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने उनके प्रोसेस में जो है ये स्टडी किया था कि हम मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला था। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, बोला था। अब इसमें क्या है, दोनों स्टडी करने के बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों स्टडी करने के बाद, ठीक है, एक नया प्रोसेस जो है निकल के आया है EMI, जिसे फैराडे ने जो है डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। ये क्या कहता है कि जो अगर इलेक्ट्रिसिटी से हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इफ़ मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी क्या प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। मीन्स जो ये रिवर्स प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दो से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडक्शन मीन्स इंड्यूसिंग ऑफ द करंट। ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस जो है कैसे प्रूव किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो ये इफेक्ट था या ये जो प्रोसेस था, ये कैसे स्टडी किया था फैराडे ने। फैराडे जो थे वो क्या कर रहे थे, एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में। ठीक है, अपनी लैब में वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने ली कॉपर की कॉइल। एक जब वो कंडक्टिंग कॉइल लेते हैं, ठीक है, या फिर एक सिंपल जो है उन्होंने कॉपर की कॉइल ली, तो और वहाँ से जो है उन्होंने एक जब मैग्नेट के कितने दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऐसे हाफ कलर्ड होता है, या नॉर्थ वाला रेड से, साउथ वाला जो होता है वो ब्लू से, ऐसा होता है एक बार मैग्नेट। ठीक है, जब इसके यहाँ से वो पास कर रहे थे इस कॉपर कॉइल के, ये जो कॉइल है कॉपर कॉइल, इसके बीच में से जब वो बार मैग्नेट को उन्होंने पास किया तो उन्होंने देखा, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन दिख रही थी। मीन्स बिना बैटरी के भी जो है वहाँ पर एक डिफ्लेक्शन दिख रही थी। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत ही स्मॉल जो करंट होगा हमारे सर्किट में उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो उन्होंने देखा कि जब वो एक बार मैग्नेट को
इस कॉइल के अंदर से लेके जा रहे थे, ठीक है, इसके अंदर से उन्होंने मूव करवाया इसके पास। जब वो लेकर आए इस कॉइल के पास तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन उन्होंने ऑब्जर्व की, इसका मतलब कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि जब उन्होंने यहाँ से वो लेकर आ रहे थे, सपोज यहाँ पर आपका बार मैग्नेट था, वो जब इसको यहाँ पे लेके आ रहे थे, जब वो पास में लेकर आ रहे थे उसके, तब भी उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थी। जब वो उसको दूर लेकर जा रहे थे, फिर वो पीछे ले गए, तब भी उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन है। लेकिन जब वो उसने यहाँ पर रख दिया, मतलब जब वो मूवमेंट करा रहे थे मैग्नेट की, तब तो उसके अंदर उनको डिफ्लेक्शन दिख रही थी। बट अगर उन्होंने उसको यहाँ पर लाकर रख दिया, सपोज वो यहाँ से यहाँ लेके आए और यहाँ पर उन्होंने उसको रख के रखा, तब जो है गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हो रही थी, मतलब तब करंट जो है आपका ज़ीरो था। तो करंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो कब थी, मतलब डिफ्लेक्शन हमें कब ऑब्जर्व हो रही थी, सिर्फ जब ये मैग्नेट मूव कर रहा था इस कॉइल के आसपास, ठीक है, इस कॉइल के अराउंड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि आपकी क्यों हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्यों नज़र आ रही है, क्यों यहाँ पर जो है आपको करंट कैसे मिल रहा है बिना बैटरी के भी, क्योंकि जो ये बार मैग्नेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड बनाएगा। ये जो बार मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताता है, नंबर ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इंटेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वो क्या इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स से बताते हैं। तो जब, ठीक है, ये बार मैग्नेट इसके पास हम लेकर आ रहे थे, तो इसने क्या किया, बार मैग्नेट के अराउंड एक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। कैसे होती है बार मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकलकर वो कहाँ जाती है, साउथ पोल में जाती है, ऐसे ही बनती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जो नॉर्थ टू साउथ होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे इनसाइड द मैग्नेट ऐसे अंदर। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है अराउंड द बार मैग्नेट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा ये बार मैग्नेट। इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही जो है क्या होगा, हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, यहाँ पर जो है करंट जो है प्रोड्यूस होगा। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर कुछ क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। इस जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, ठीक है, तभी ही इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। अगर हम इसको यहाँ मैग्नेट को रखेंगे तब हमें कोई भी करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखेगी। हमें सिर्फ तभी डिफ्लेक्शन दिखेगी, तभी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, जब ये जो हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसकी हम चेंज करेंगे, मतलब इसकी मूवमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इट मीन्स हमारा जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नहीं प्रोड्यूस करता है हाँ करंट को, क्या इंड्यूस करेगा, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सिर्फ वही प्रोड्यूस करेगा करंट को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हमें मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। कैसे, ये कैसे होता है, देखो कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसने यहाँ पे बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके कॉइल के अंदर कुछ चार्जेस होंगे, ठीक है। ये जो कॉइल है इसके अंदर जो है जो चार्जेस रेस्ट पे थे वो क्या आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। वो करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो भी हम आगे बताएंगे, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे लेंज लॉ में, ठीक है, वो भी हम करेंगे। लेकिन पहले जो है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फैराडेज लॉ। तो फर्स्ट जो आपका फैराडेज लॉ है, पहला जो फैराडे ने दो लॉज दिए, कुछ लॉज दिए, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाने के लिए, ईएमआई के प्रोसेस को समझाने के लिए कुछ लॉज दिए। तो पहला लॉ जो है फैराडे ने यही दिया कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा कॉइल के अंदर, ठीक है। और इस कॉइल को अगर मैं ऐसे यहाँ पर, अगर इसको कॉइल जो है हमारी ज्वाइंट नहीं है, इस तरीके से हमारी कॉइल है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दो पॉइंट्स जो बन जाएंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उस करंट से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ,
ठीक है। अगर ये कॉइल तो ज्वाइंट है तब तो करंट बोल देंगे हम उसको, और अगर ये ऐसे ज्वाइंट नहीं है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उस करंट की वजह से, जिससे हम ईएमएफ बोल दे देंगे। बात वही है, ठीक है। इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। बट जो फैराडे है उसने क्या यूज़ किया, टर्म ईएमएफ यूज़ की, कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से क्या इंड्यूस होगी कॉइल के अंदर, ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। दैट इज़ द फैराडेज फर्स्ट लॉ। जो आपका फैराडेज का सेकंड लॉ है, जो सेकंड लॉ है फैराडे का, वो क्या कहता है कि जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, ये जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही जो कि है हमारी करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और एक बात, एक यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे माइनस साइन, दैट इज़ यहाँ पे एक माइनस साइन भी आता है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ d∅/dt। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसीलिए नेगेटिव इसीलिए क्योंकि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो आपका ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा, वो क्या करने की कोशिश करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो जिसकी ये जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा, दैट विल ट्राई टू अपोज द क्यूज ड्यू टू विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। मीन्स क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपने मैकेनिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनर्शिया का। इनर्शिया का एक कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था मैकेनिक्स में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट न्यूटन्स लॉ था उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था इनर्शिया का। तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था इनर्शिया का, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, दैट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू इट, ठीक है। मोशन में है तो मोशन में रहेगी, मतलब कोई भी बॉडी होगी वो अपने जो है मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, मतलब जो एक्सटर्नल जो फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे, कोई भी बॉडी होगी वो अपने स्टेट में रहना पसंद करेगी, ठीक है। कोई भी जो बॉडी होती है, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी जो बॉडी है दैट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स पोजीशन और इट्स स्टेट ऑफ पोजीशन, मतलब कोई भी बॉडी अपनी जो स्टेट होती है उसको मेंटेन, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी और मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करेगी, ठीक है। यही ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है इनर्शिया का, कि यहाँ पर जो अगर करंट नहीं था, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ये कॉइल जो है, इसका सिंपल सा एक और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नेचर लव्स सिमेट्री, ये लाइन सबने सुनी हुई है, बहुत ही फेमस कोट है, नेचर लव सिमेट्री, ठीक है। जो नेचर होता है उसको सिमेट्री पसंद होती है, वो जो है सिमेट्री में रहना पसंद करती है, ऑर्डर में रहना पसंद करता है नेचर हमारा, ठीक है। तो इसमें भी जो ये कॉइल है वो किस में रहना पसंद करेगी, अपने सिमेट्रिकल ऑर्डर में रहना पसंद करेगी, कि पहले वो किस में थी, इसमें जो चार्जेस थे वो किस में थे, रेस्ट पे थे। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे हमने चेंज की तो इसमें क्या हुए, जो चार्जेस हुए वो मोशन में आ गए, जिसकी वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जो करंट इंड्यूस हुआ या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस हुई, वो किसकी वजह से हुई, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से हुई ना वो। तो वो क्या करेगी, उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या करेगी, उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, मतलब जितना वहाँ से फ्लक्स जो है उसको मिल रहा है उतना ही वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ से जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो वो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, की जितना आपको सामने से एक्शन मिल रहा है उतना ही रिएक्शन जो है दूसरी बॉडी लगाती है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमने पढ़े हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जितना जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा उतना ही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उतनी ही मैग्नीट्यूड से उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ बोलता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ले लोगे, विच इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज़ E इक्वल्स टू माइनस के d∅/dt, ठीक है। तो ये हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि हमने कहा कि कैसे जो है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है,
ठीक है। इट्स अ वेरी फिनोमिनल प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फिजिक्स के अंदर। कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है ये ईएमआई का, कि सुनने में तो बस ये सिंपल सा लग रहा है ईएमआई, बट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर इतनी बेस्ड एप्लीकेशंस है जिसको हम आजकल इतने सारे जो है ये डिवाइसेस में यूज़ हो रहा है। जैसे जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, जो जनरेटर होते हैं बड़े बड़े, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए हमारे, चार्जिंग डिवाइसेस होते हैं आपके, जो वायरलेस चार्जिंग डिवाइसेस हो गए, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इन सभी में क्या यूज़ होता है, ईएमआई का ही प्रोसेस जो है इसके अंदर यूज़ होता है। इसी ईएमआई के प्रोसेस पर बेस्ड होते हैं ये सारे के सारे हमारे डिवाइसेस, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है या डिस्कवरी है, ठीक है, हमारे फिज़िक्स के अंदर या साइंस के अंदर। तो अब ये तो चीज़ें बता दी कि कैसे जो है इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस ईएमएफ हमें मिल रही है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। फैराडे ने ये बता दिया, उसका मैग्नीट्यूड बता दिया कि जो इंड्यूस ईएमएफ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, ठीक है, कि वो क्या होगा, उसको अपोज करेगा चेंजिंग फ्लक्स को, ठीक है। अगर हम के को 1 ले ले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो ई हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, सिंपली। तो ये तो फैराडे ने बता दिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे हमने कहा कि इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये किसने बताया कि इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा या इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये किसने बताया, लेंज ने। लेंज नाम के जो थे फिजिसिस्ट, उन्होंने बताया, लेंज लॉ जिसे बोला जाता है, ठीक है। लेंज लॉ क्या देता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट और द इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंज लॉ हमारी डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो वो डायरेक्शन क्या होगी, इट विल ट्राई टू अपोज द चेंज, ठीक है। वही चीज़ है कि जैसे फैराडेज के सेकंड लॉ की हेल्प से ही लेंज ने जो है डायरेक्शन बताने की कोशिश की थी इस इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की, कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल, जो इंड्यूस्ड करंट होगा या ईएमएफ होगी, दैट विल बी इन सच अ डायरेक्शन सो दैट इट अपोजेज द चेंज और इट अपोजेज द क्योज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, अपने क्योज को अपोज करे, इस डायरेक्शन में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है जनरेट होगा या करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे आपका जो होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपका इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर क्लॉकवाइज है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ, तो वहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो वो अपोज करने की उसको कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर नॉर्थ फेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी करंट की, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर उसको दूर लेके जा रहे हैं हम, ठीक है, इसको दूर लेके हम अगर जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा जो है पोल बनेगा, डिफ्लेक्शन जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर उसको दूर लेके जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, ठीक है, साउथ पोल बन जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी करंट की, क्लॉकवाइज, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये लेंज लॉ से क्या है, डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट की। और ये डायरेक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर भी, जेई के अंदर भी, नीट के अंदर ही, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सबके अंदर ये लेंज लॉ पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि डायरेक्शन बताओ, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कि सपोज है आपके पास पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको, अगर ये है सर्कल तो ये क्या है, दिस इज आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड है। और क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है, ठीक है। तो इन सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये मतलब आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, इससे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो करंट है आई, यहाँ पे हमने एक कॉइल रख दी, तो हमने बताना है कि इस ये जो हमारे पास करंट कैरिंग जो आपके पास स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर क्या होगा, ये जो आपकी
स्टेट करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हमने किया था म्यू नॉट आई अपॉन 2r करके, जो है हमने फॉर्मूला जो है इसको स्टडी किया था 2l, जो इसकी लेंथ होगी। इस तरीके से हमने जो है फॉर्मूला स्टडी किया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द करंट। इस मूविंग चार्जेस की वजह से यहाँ पे इस स्टेट वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेगा वायर, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के अंदर उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा दैट विल नेवर गिव द प्रोसेस ऑफ EMI का प्रोसेस कभी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं होता, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए होता है सिर्फ। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसके अंदर भी करंट इंड्यूस होगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे हम बताएंगे कि यहाँ से आपकी जो होगा करंट ऐसे है, तो इस तरीके से जो आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल है, ठीक है, यहाँ से और वो ऐसे जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे है, मतलब ऐसे अगर आपका करंट की डायरेक्शन ये है तो हमने जो है इस तरीके से क्या होगा, उसकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इनवर्ड्स ऐसे करके देखो। यहाँ से अगर आपका करंट है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है, नीचे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड्स होगी, ठीक है। इस तरीके से जो होगा आपका वो करंट की डायरेक्शन आपको बता देगा। देखो, ठीक है। अब आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन पर EMI के प्रोसेस डिपेंड करता है, ठीक है। देयर आर सम फैक्टर्स जिनके ऊपर EMI का प्रोसेस जो होगा आपका डिपेंड करता है। तो उसके लिए क्या किया फैराडे ने, अलग अलग जो है चीज़ें ली। लाइक उन्होंने क्या किया, जो आपकी कॉइल थी, ठीक है, आपकी जो कॉइल है, मैंने कहा था कि अगर मैग्नेट जो है उसके आसपास मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तभी उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, अदरवाइज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर कांस्टेंट है तो आपका करंट की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा है, इस अगर आपके पास एक दूसरी कॉइल आपने अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है तो करंट की वैल्यू वहाँ पर कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी कर रही है तो वहाँ पर करंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो मिलेगी। तो इसके अंदर करंट, अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रख दोगे तो क्या होगा, आपको वहाँ पे कुछ करंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको करंट की वैल्यू 0 मिलेगी, हाँ, अगर आप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो। दूसरा, अगर आप क्या करते हो, कॉइल का एरिया चेंज करने से भी, मतलब एरिया को अगर आप चेंज कर देते हो, ठीक है, तो भी क्या होता है आपके पास, इफ़ यू चेंज द एरिया, अगर आप एरिया चेंज कर देते हो, कॉइल का एरिया चेंज करने से भी क्या होता है आपके पास, इफ़ यू वेरी द एरिया, तो भी आपके पास करंट जो होगा वो नॉन ज़ीरो मिलेगा। मतलब एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एरिया चेंज कर देते हो तो क्या होगा, तो भी आपको करंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहले क्या था आपके पास, अगर एरिया ज़्यादा था कॉइल का तो क्या होगा, उसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी, एरिया कम कर दिया अब उसमें से कम करेगी। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताता है, फ्लक्स क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो बताता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही थी तो फ्लक्स भी ज़्यादा पास हो रहा था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास करेगी कम एरिया से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो गया। जब फ्लक्स वेरी कर गया आपका तो आपका करंट क्या हो गया, आपका EMI का प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, और आपको करंट की वैल्यू क्या मिली, आपको नॉन ज़ीरो मिली, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे एरिया को कांस्टेंट रखते हो तब भी आपको क्या मिलेगा, करंट की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। अब तीसरे केस में उन्होंने क्या किया, एरिया मतलब B को कांस्टेंट रखा और एरिया भी कांस्टेंट रखा कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी, एरिया कांस्टेंट रखा, लेकिन जो कॉइल है इसको ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या किया, इसको रोटेट किया, इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट किया, तो भी आपको जो करंट होगा वो
नॉन ज़ीरो मिलेगा, तब भी करंट की वैल्यू आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने इस कॉइल को रोटेट किया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो आपका क्या वेरी हो गया, क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। जो एंगल बना रहा है हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कॉइल, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 फैक्टर्स देखे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमने स्टडी किया था, क्या होता है, बी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए यही होता है ना, हमने स्टडी किया था मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। तो बी क्या होगा आपके पास, बी यहाँ पे अगर आप लिखोगे, इंटीग्रेशन करोगे यहाँ से आपको, तो यहाँ पे बी डॉट ए मिल जाएगा आपका। ठीक है, डी ए का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, और बी डॉट ए जो होगा दैट विल बी योर, अगर आप इंटीग्रेशन यहाँ से हटाओगे तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहीं लिख दिया मैंने आपको, इंटीग्रेशन हटा के जब आप डी ए को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए, और बी डॉट जो ए होता है वो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, बी ए कॉस थीटा हमें मिलता है। तो या तो हम बी वेरी करें, अगर हम ए वेरी करें, या थीटा वेरी करें, तीनों ही केसेस में क्या वेरी होगा, हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर हम बी वेरी किया फर्स्ट केस में हमने, और बाकी दोनों कांस्टेंट रखे, एरिया और थीटा, तो भी हमारे पास करंट की नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रही थी क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा था। सेकेंड केस में हमने एरिया को जो है वेरी किया, मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा को कांस्टेंट रखा, तो भी हमारा क्या हो रहा था, हमें करंट की वैल्यू मिल रही थी नॉन ज़ीरो, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा था। थर्ड केस में हमने बी और ए दोनों को कांस्टेंट रखा, बट हमने थीटा को चेंज किया, तो हमारे पास जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, चेंज हो जाएगा फ्लक्स हमारा, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या मिलेगी, नॉन ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, सो तीनों ही केसेस में आपके पास क्या हो रहा है, इसमें जब आप मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखोगे, और तीनों केसेस को हमने स्टडी किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा, हमारे पास करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, जिसे हम EMI बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज़ और जो हमने लेंस लॉ स्टडी किया था, अभी जो हमने लेंस लॉ स्टडी किया है, एक चीज़ और आपने लेंस लॉ में, कि जो लेंस लॉ है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि लेंस लॉ होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो हमारा लेंस लॉ है वो किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्योंकि जब हमारे पास कॉइल थी और उसके पास हमने मैग्नेट लाने की कोशिश की, तो हमने क्या की, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं कुछ उसको मैग्नेट को पास लेकर आने में, तो वो जो आपकी होगी इसके अंदर मैग्नेटिक जो एनर्जी हो रही है वो किस में प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। ठीक है, और यहाँ पर वही वाली एनर्जी जो आपके पास होगी, ठीक है, वो मैग्नेटिक एनर्जी आपकी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इससे आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पर बेस्ड होता है आपका लेंस लॉ। कुछ क्वेश्चंस, जैसे अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की, तो अगर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, मान लो मैंने कहा कि ये कॉइल है और ये आधे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सपोज ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने R रेडियस की कोई हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, उसको हमने, उसका जो आधा पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो फ्लक्स इसके अंदर से कितनी पास करेगी, फ्लक्स जो इसके अंदर से पास करेगी दैट विल इक्वल टू बी डॉट डी ए। ठीक है, विच इज़ बी ए कॉस थीटा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सपोज हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, ठीक है, जो हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल से दी हुई है मैग्नेटिक फील्ड किस में मेज़र करते हैं, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ मेजर्ड इन टेस्ला, और जो फ्लक्स की यूनिट है वो क्या होती है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, SI यूनिट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आपने सपोज इसको मैग्नेटिक सर्कुलर कॉइल को आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, तो आप इसको जो है पाई आर स्क्वायर, और जो आपका थीटा होगा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दी एरिया वेक्टर, तो एरिया जो होगा वो आउटवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इनवर्ड, तो एरिया और इसमें कितना 90 डिग्री बन जाएगा, ये होगा आउटवर्ड एरिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी इनसाइड है। ठीक है, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो 0,1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और सपोज मैग्नेट बी जो है इसके 1 टेस्ला है, अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो आपका कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको
आने चाहिए, क्वेश्चंस पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि सपोज़ एक कॉइल है, उसके अंदर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये वाले पार्ट में आपको फ्लक्स निकालना है। ये एक स्क्वायर, इसके अंदर आपने होल कर दिया L लेंथ का। आपको इस वाले पार्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड पूरी हो जाएगी जिसमें से पास करेगी, यहाँ पे सिर्फ इस वाले पार्ट में आपको निकालना है, ठीक है, कितनी होगी, और ये रेडियस आपका r है। तो कितना हो जाएगा इस वाले पार्ट का एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला कितना हो जाएगा स्क्वायर का, L स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो 90 डिग्री तो cos 0 1, तो ये फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब आपका जो फ्लक्स होगा, अब सपोज एक कॉइल है तो इसके में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो फ्लक्स क्या होगी, सिर्फ जो इस कॉइल के अंदर से पास करेगी वही होगी। बाहर जो होगी वो कितनी हो जाएगी, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती है उनका फ्लक्स 0 होता है, सिर्फ जो अंदर से पास कर रही है इनसाइड द सरफेस, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ईएमआई के प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो पूरा ईएमआई का प्रोसेस है वो किस पर बेस्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो अगर आपको फ्लक्स ही नहीं पता, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, फ्लक्स ही नहीं निकालनी आएगी आपको, तो फिर आप इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे सेकंड लॉ से क्या है, -d∅dt। तो अगर आपको फ्लक्स नहीं निकालना आएगा तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी नहीं निकाल पाओगे और आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। और बेसिकली जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए ही पूछी जाती है, या उसकी डायरेक्शन पूछी जाती है जो हम लेंज लॉ से निकालते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक और आपका जो कॉन्सेप्ट आता है ईएमआई के अंदर, दैट इज़ मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, उसके अंदर से आप इस तरह का कोई रेक्टेंगुलर जो है कंडक्टर आप पास करते हो, ठीक है। आपने चेंजिंग मैग्नेटिक, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, तो इसके अंदर से जब आप मोशन करोगे, इसको अंदर आप लेकर आते हो एक कंडक्टर को, ठीक है, तो क्या होता है आपके पास चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है वो कहाँ पर आपका मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्जेस पे वो अपवर्ड्स लगेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो डाउनवर्ड्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड्स लगेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर इनवर्ड्स है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कहाँ करेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। तो ये आपके इक्वल कब होंगे, पॉजिटिव मतलब और नेगेटिव जो होंगे वो कब इक्वलाइज या स्टेबल होंगे, कब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, जब आपका मैग्नेटिक फोर्स जो अपवर्ड एक्ट कर रहा है वो इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपका फी की क्या वैल्यू होती है, आपकी मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला होता है QVB, ठीक है। और इसका क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, दैट इज़ Q × E, ठीक है। तो E जो होगा वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है V/L। तो ये हो गया QVB, Q से Q आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, BVL के, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या लिखते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF जो होगी, इसी को ही मोशनल EMF भी बोलते हैं, ये जो होगी इसको इमोशनल EMF बोलते हैं, E = BVL, ठीक है। और इसके अंदर जो ये BVL होंगे दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मोशनल EMF के अंदर जो BVL वेक्टर्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और जो लेंथ होगी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हमने स्टडी किए
और इससे रिलेटेड हमने फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें जो है हमने स्टडी की कि कैसे वैल्यू निकालनी है, कैसे उसकी डायरेक्शन को हमने स्टडी करना है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।